नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड के सभी जिलों में शुरू होगी सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना। सीएम धामी ने देहरादून से दूसरे चरण का किया शुभारंभ। परियोजना लागत पर मिलेगी 75% सब्सिडी। उधम सिंह नगर में फर्जी खतौनी का आरोप। ग्रामीणों ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। नाम दर्ज कराने के नाम पर लाखों रुपए की कथित वसूली। देहरादून, काशीपुर सहित कई जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी नीट पेपर लीक और जंतर मंतर लाठीचार्ज को लेकर सरकार को घेरा। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, फूंका पुतला। रुड़की में पुलिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। विधायक और सांसद के खिलाफ की नारेबाजी। दौड़ बसी और शाह मंसूर के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। और मैदानी इलाकों में भारी बारिश से राहत। पहाड़ों में येलो अलर्ट। देहरादून मसूरी सड़क मार्ग का दोबारा किया गया शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पूर्व अपर सचिव आरसी लोनी की पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक उत्तराखंड के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक उपयोगी व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, जिसमें सेवा नियम, संवैधानिक प्रावधान, शासनादेश और न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय सरल और व्यवस्थित रूप में संकलित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन के लिए ईमानदारी के साथ साथ नियमों और प्रक्रियाओं की सही समझ भी जरूरी है। पुस्तक के लेखक आरसी लोहनी ने बताया कि इसमें नियुक्ति, आरक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई, सेवानिवृत्ति, अवकाश, राजभाषा, आचरण नियम सहित सरकारी सेवा से जुड़े प्रमुख नियमों और न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सार शामिल किया गया है, जो अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 488 महिला लाभार्थियों को कुल 2,76,16,875 रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। इस चरण के तहत 212 नई लाभार्थियों को पहली किश्त के रूप में 1,55,40,000 रुपए, जब पहले चरण की 276 लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में 1,20,76,875 रुपए प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मातृशक्ति होती है। महिलाओं के सशक्त होने से परिवार, समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य एकल, निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं, एसिड अटैक पीड़िताओं, अन्य आपराधिक घटनाओं से प्रभावित महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तराखंड की एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब सभी जिलों में सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सेवक सदन में 8 जिलों के लिए योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। योजना के तहत महिलाओं को परियोजना लागत पर 75% सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत दूसरे चरण में आज अल्मोड़ा की 26, चंपावत की 25, चमोली की 29, हरिद्वार की 32, रुद्रप्रयाग की 17, पिथौरागढ़ की 40 और उत्तरकाशी की 42 के साथ देहरादून की एक महिला को लाभान्वित किया जा रहा है। वो कहते हैं गिरकर उठना, उठकर चलना, ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। तो उसको आपने अपने जीवन में आत्मसात किया और अनेकों अनेकों लोगों के लिए आप प्रेरणा का काम कर रही हैं। और आज का दिन हमारी उसी मातृशक्ति के सपनों को नई उड़ान देने का दिन है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी जिन्होंने हार नहीं मानी,
और अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प लेकर निरंतर आगे बढ़ी हैं। डॉक्टर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं उनके साथ ही निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट स्थित कलझीपा जोशी में स्थापित गुरु गोरखनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ की स्वीकृति दी है। साथ ही जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर में तहसील भवन निर्माण के लिए 13 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करते हुए पहली किस्त के रूप में 5 करोड़ 40 लाख रुपए जारी करने का अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम पहुंचकर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वराश्रम महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण के लिए कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पिथौरागढ़ की महिला मुक्केबाज निकिता चंद, काजल फरसवाण और आरती धारियाल को सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके प्रशिक्षकों ब्रिजेंद्र मल और ललित को भी सम्मानित किया गया। हाल ही में जकार्ता में आयोजित अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निकिता चंद और काजल फरसवाण ने रजत पदक जीता। वहीं आरती धारियाल ने रोमानिया में आयोजित गोल्ड बेल्ट बॉक्सिंग प्रतियोगिता के 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में जिला मुख्यालय स्थित गांधी मूर्ति के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फरत्याल के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की निंदा की। इस देश में लोकतंत्र जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो गया है। परसों आपने देखा होगा हमारे छात्रों के साथ किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्बरता की। कई छात्र चोटिल हुए हैं, उनकी जायज़ मांगे हैं। उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई करके वो लोग, हर व्यक्ति चाहता है, हर गरीब परिवार का व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छी नौकरी पाए, लेकिन इस भ्रष्टाचारी सरकार में मात्र फॉर्म भरे जा रहे हैं और नौकरियां तो बिल्कुल लग नहीं रही। लेकिन उसके बाद हमारे राहुल गांधी जी उनको समर्थन देने प्रधानमंत्री कार्यालय के पास पहुंचे तो उनके साथ भी बहुत बदतमीजी की गई, अभद्रता की गई, जो लोकतंत्र में बहुत अमानवीय है। इस देश में वो नेता विपक्ष के पद पर पदासीन है और उनके साथ इस तरह की बर्बरता शायद मेरे हिसाब से ये इतिहास में पहली बार हुई है। छात्र सड़कों पर है, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है, तो इससे बड़ा और क्या कारण हो सकता है। आज जिस तरह से इन लोगों ने लोकतंत्र का चीरहरण किया है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी चुन के आए हुए प्रतिनिधि और जनता ने उनको वहाँ पर चुन के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रखा है। आज उनके साथ ही जब इतनी बर्बरता है तो आम कार्यकर्ता या आम लोग क्या समझेंगे कि हमारी तरह किस तरह की बर्बरता होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में रामनगर के लखनपुर चौक पर संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर युवाओं के समर्थन में आवाज बुलंद की और घटना की निंदा की। संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्य सरस्वती जोशी ने कहा कि सरकार जनता की आवाज दबाने के लिए पुलिस प्रशासन का सहारा ले रही है, जिसकी संयुक्त संघर्ष समिति घोर निंदा करती है। जो हम विरोध कर रहे हैं, अभी काफ़ी लंबे समय से जंतर मंतर पे शांतिपूर्वक नवयुवकों ने धरना प्रदर्शन किया था। सोहन बांगचुंग जो थे वो अनशन पे बैठे हुए थे और उन्हें वहाँ से उठा लिया गया। उसके बाद उन्होंने 20 तारीख को संसद मार्च का रखा हुआ था और वो नवयुवक लोग अपने आराम से अपनी रैली निकाल रहे थे और पुलिस की इतनी बर्बरता से उन लोगों के साथ लाठीचार्ज हुआ। कई लोगों के सर फूट गए, कई महिलाओं को वहाँ पे पीटा गया और आज हम रामनगर में उनका विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जो आज की जो सरकार है, ये कैसी सरकार है? अगर इनको इतना जनता से क्यों डर लगता है, ये क्यों पुलिस प्रशासन को आगे करती है? और जो नवयुवक लोग हैं जिनको ये पीट रहे हैं,
हम घोर निंदा करते हैं और हम रामनगर से ये आह्वान करते हैं, अगर आज के बाद आपने इन नवयुवकों पे इस तरह का लाठीचार्ज किया, हम रामनगर की पूरी जनता और भी आक्रोश से धरना प्रदर्शन करेंगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की सियासी गूंज अब उत्तराखंड में भी सुनाई दी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस मुख्यालय की ओर कूच किया। हालांकि भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग के चलते भाजपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कार्यालय पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोकतांत्रिक देश है, हमने अपनी भावनाओं से, अपने प्रदर्शन से, अपने सरकार को ने एक मैसेज देने का हम लोग काम कर, सत्ताधारी के लोग हैं। हम लोग कांग्रेस को नैतिकता का पाठ पढ़ाने निकले हैं। कांग्रेस के अंदर कोई नैतिकता नहीं है। आज पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट से बोलने की क्षमता उन पर है नहीं। उनके सांसदों के अंदर कोई क्षमता नहीं है कि हर विषय को तार्किक आधार पर सदन में कुछ बोल सकें। इन्हें प्रधानमंत्री घर में जाकर वो धरना प्रदर्शन देते हैं। लोग पूरे प्रदेश देश के अंदर अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। अस्थिरता का माहौल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश के अंदर प्रदर्शन का आंदोलन किया। जहाँ तक बात थी नीट के पेपर लीक की और हमारे शिक्षा मंत्री जी की, तब तक बात ठीक थी। बस बात जब देश विरोधी नारों की या स्टेटमेंट की आई, जैसे कि 370 हटाने की बात आई, अमर अब्दुल्ला के भारत तेरे टुकड़े होंगे उसको मंच में लाने की बात आई, जहाँ तक श्री राम के बारे में गलत बात करने की बात आई, मेरा लिंग मेरी मर्जी, इस बारे में बात जो कि वो उसका कोई मंच नहीं था, तो हम उसके विरोध में इस तरीके से कल प्रधान सेवक के आवास पर घेराव किया, धरना प्रदर्शन करा और एक अराजकता का माहौल पूरे देश के अंदर कायम करने का काम किया। उसे शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी आज पेपर लीक की बात करती है। राजस्थान सरकार के अंदर जब पेपर लीक होते थे, जब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी क्या स्टेटमेंट देती थी, उन चीजों को याद करें। भारतीय जनता पार्टी सरकार में पेपर लीक हुए, सारे के सारे जो गलत आदमी थे वो जेल के अंदर है। देहरादून नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने आज अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नगर निगम परिसर से सचिवालय कूच कर रहे कर्मचारियों को पुलिस ने बैरियर पर रोक दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने वहीं जमकर नारेबाजी की और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज करते हुए हड़ताल का रास्ता अपनाया जाएगा। हमने 1 हफ्ते का समय दिया है कि अगर 1 हफ्ते में सरकार कोई निर्णय लेती है हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए तो ठीक है, वरना शासन आदेश उसमें जारी करना पड़ेगा सरकार को। अगर शासन आदेश जारी नहीं होता है तो फिर हमारा कर्मचारी सड़कों पे उतरेगा, आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे। बीच में हमारा आंदोलन रहा, पूरा 1 महीना हमारा आंदोलन रहा और 18 जुलाई को अभी हमारा माननीय नगर विकास मंत्री से समझौता वार्ता भी हुई है और लमसम यही मांगे जो थी उस पर सहमति बनी है। ये बाकी सच्चाई है कि इस समय कर्मचारी काफ़ी पीड़ा से गुजर रहा है, क्योंकि कम वेतन में अपना घर का भरण पोषण करना बाकी भी मुश्किल है। सरकार को इस विषय पे ध्यान देना चाहिए। रुड़की से खबर है, यहाँ के एक निजी अस्पताल में हुई मारपीट के मामले में एक नया मोड़ आया है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद अब मरीज पक्ष ने प्रेस वार्ता कर अस्पताल स्टाफ पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पीड़ित परिवार का दावा है कि सबसे पहले उनके बुजुर्ग पिता से मारपीट की गई, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। परिवार ने अस्पताल पर महंगी दवाइयां बेचकर मरीजों से ज्यादा पैसे वसूलने का भी आरोप लगाया। साथ ही पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और अस्पताल की पूरी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की। बृहस्पतिवार में रात को बच्चे को एडमिट कराया महावीर हॉस्पिटल में और संडे तक हमने रखा है, कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। 30 से 35 हजार का बिल बना के हमको दे दिया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, महंत हॉस्पिटल उत्तराखंड में दूसरे नंबर पे आता है, 1250 बेड का हॉस्पिटल है। वहां पर हमारे से 700 रुपए शुल्क लिया गया है और यहाँ पर जनरल वार्ड का, जिस वार्ड में 8-10 बेड पड़े, 2200 रुपए प्रोवाइड किए गए हैं हमसे एक बेड के। और मैंने एक दवाई वहां से ली है, उसका बिल मेरे पास है। और मैंने महावीर हॉस्पिटल का जो मेडिकल है वहां से दवाई ली है, 117 रुपए का एक दवाई पे फर्क है, डिस्टेंस है। अब इन लोगों की इतनी चोरी बाजारी चल रही है कि 117 रुपए एक दवाई पे कमा रहे हैं, तो महीने में लाखों रुपए का तो इनका कमीशन मेडिकल से ही बना हुआ है। और ये घटना हॉस्पिटल में पहली बार नहीं हुई है। रुड़की के अंदर और भी हॉस्पिटल है और किसी हॉस्पिटल में कोई घटना नहीं होती है। संजय गर्ग महावीर हॉस्पिटल में ये घटना बार बार क्यों होती है? लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? उनका बिहेवियर बहुत गंदा है।
रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग की बन्नाखेड़ा रेंज की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध प्रपत्रों के ले जाए जा रहे 480 टीन लीसा से भरे एक कैंटर को पकड़ा। कार्रवाई के दौरान वाहन चालक जंगल की ओर भागने में सफल रहा, जबकि परिचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। क्षेत्राधिकारी बन्नाखेड़ा को मुखबिर से सूचना मिली कि कैंटर रानीखेत भिकिया सैंड से बेताल घाट होते हुए रामनगर की ओर आ रहा है। वाहन रोकने का इशारा करने पर चालक ने वाहन को तेज गति से बरैनी की ओर मोड़ दिया। टीम ने बरैनी रेंज के कर्मचारियों के साथ पीछा किया, जिसके बाद चालक ने नया गांव बरैनी मोटर मार्ग पर जंगल के किनारे वाहन रोक दिया। इसके बाद चालक और परिचालक जंगल की ओर भागने लगे। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से करीब 30 लाख रुपए कीमत की MDMA और स्मैक बरामद हुई है। पुलिस का दावा है कि यह खेप देहरादून की हाई प्रोफाइल पार्टियों में सप्लाई की जानी थी। पुत्र नाजीर नाम का ये व्यक्ति है, जिसके द्वारा जो है लगभग 48.55 ग्राम MDMA वो उसने बताया है। अल्कलाइड सब्सटेंस उसके अंदर है, ये हमने जांच की है। और 40.75 ग्राम स्मैक जो है लेके आ रहा था। इसके द्वारा बताया गया है कि ये सहारनपुर से लेके आ रहा था और धन्नू नामक व्यक्ति को जो है यहाँ पे इसको सप्लाई करनी थी। रायपुर पुलिस द्वारा दौरान चेकिंग जो है इसको जो है गिरफ्तार किया गया है और इसके से रिकवरी हुई है। इसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अब अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। ताजपुर चीनी मिल में स्क्रैप बिक्री को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। स्क्रैप की तौल में भारी घटतौली के आरोप लगने के बाद किसान नेताओं ने चीनी मिल परिसर में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि फैक्ट्री से निकल रहे एक ट्रक के वजन में फैक्ट्री और धर्म कांटे के तौल के बीच 133 क्विंटल का अंतर मिला। वहीं बिना बिल और दस्तावेजों के 2 अन्य ट्रकों के भी बाहर खड़े होने का दावा किया गया। मामले की सूचना पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचे। फिलहाल संबंधित ट्रक पुलिस की निगरानी में है, जबकि किसान यूनियन ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन का ऐलान किया है। ज्ञान में ये चीज़ आई है, तत्काल पुलिस को भी अवगत करा दिया गया है और पुलिस ये जो ट्रक है यहाँ से ले जाके थाने में खड़ा कराया जा रहा है। और क्योंकि आपके द्वारा एक पर्ची दिखाई गई है जो चीनी मिल की है, तो पहले तथ्यों की जांच कर लूँ, वहाँ कागज क्या निकल रहे हैं उसकी जांच करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी ने गलती की है और वाकई में अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। रुड़की क्षेत्र के गांव दौड़ बसी की नदी की पुलिया के निर्माण न होने से परेशान ग्रामीणों ने ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का चुनाव में बहिष्कार की बात कर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दौड़ बसी और शाह मंसूर के ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विधायक और सांसद से शिकायत करने के बावजूद इस पुलिया का आज तक निर्माण नहीं हुआ। और बुकावाला के बीच में सेंटर में है, बिल्कुल दौड़ बसी और दरगाह शाह मंसूर पे भी रास्ता जाता है। इस नदी के बारे में बताएं आपको। ये नदी इतनी खतरनाक हो जाओ बरसात में। कौन सी नदी है? ये नदी दौड़ बसी और बुगाले के बीच में है नदी, इसका नाम तो नहीं पता है। और इसके इससे आगे दौड़ बसी है, फिर दरगाह शाह मंसूर है। यहाँ से इसमें बरसात में नदी टूट के इतना बुरा हाल हो जाओ। हर साल एक बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ। स्कूल कम से कम 200 बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ से। वो बच्चे चप्पल उतार के कपड़े उतार के निकले वहां से। इतना गंदा पानी इस नदी का, इतना गंदा पानी है कि बच्चों के पैरों में खाज हो जाती है, गल जाते हैं बच्चों के पैर। यहाँ से हमारी पुल की सबसे बड़ी समस्या है और बरसात में कई डेट हो चुके हैं यहाँ से इलाज ना मिलने के बाद, क्योंकि सुबह पानी आया गया तो शाम तक ही उतरेगा और फिर भी रास्ता खराब। ट्रैक्टर से जाते हैं, ट्रैक्टर भी कई बार चले गए आगे। एक ट्रैक्टर हमारा चले गया था, उसमें वो काफी नुकसान हुआ था जी। विधायक को पता नहीं कितनी बार बोलते, जितने विधायक आए हमने बोल रहा, सब कुछ हो रहा है 60 और कुछ सब कुछ। जितने विधायक इधर से रह के चले गए सबको पता। ये गांव भगवानपुर ब्लॉक पे भी जा रहा है ये रास्ता और तहसील लुड़की हरिद्वार सारे कहीं निकल रहा है। इसमें अलग जितने भी प्रतिनिधि आए किसी ने कोई काम नहीं करा। इबाल स्टेट में भी सेंटर बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी। यहाँ से सांसद है त्रिवेंद्र सिंह रावत, पहले मुख्यमंत्री थे, अरीब सांसद है, जब भी इन्होंने इसका कुछ कार्य नहीं करवाया। देहरादून मसूरी मार्ग पर सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है। लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते प्रभावित हुआ मार्ग अब एक लेन के लिए खोल दिया गया है।
लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर लगातार काम कर रही है और मलबा हटाने का काम जारी है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा ने बताया कि देहरादून मसूरी मार्ग को फिलहाल 1 लेन के लिए खोल दिया गया है। विभाग की मशीनें और कर्मचारी मौके पर तैनात हैं और सड़क को पूरी तरह सुचारू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि वो मार्ग पर सावधानी से यात्रा करें, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। 1 किलोमीटर 20 में एक पानी वाला बैंड बोलते हैं, वहां पर वो नीचे से जो एक गदेरा जा रहा था उसकी वजह से उसकी टो कटी और टो कटने के बाद वो सारा उसमें जो हमारी रिटेनिंग वाल थी वो बताते हैं 2020 में बनी थी, वो रिटेनिंग वाल हमारी क्षतिग्रस्त हो गई थी। फलस्वरूप क्या हुआ कि 1 लेन हमारी अवेलेबल थी, वहां पे फिर बाद में यही विकल्प लिया गया उसको रेस्टोर करने के लिए हिस्सा कटिंग करते हैं। वहां पे हिस्सा कटिंग लगभग 2.5 से 3 मीटर हाइट की कटिंग थी, लेकिन क्योंकि उसमें जेसीबी चलानी थी इसलिए उस समय यातायात को बंद कर दिया गया था, प्रशासन के सहयोग से बंद कर दिया गया था और अभी हम लोगों ने 2 लेन के लिए वो रोड खोल दी है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।